गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हिस्ट्री में देख रहे हैं, जहां से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए हम सब चर्चा करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पहला चैप्टर था ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में रहन सहन लोगों का किस तरीके से था, वहाँ से कौन कौन से भवन इत्यादि मिले थे। तो हम लोगों ने स्नानागार और अन्नागार के बारे में चर्चा की थी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार था और जो अन्नागार था, अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त पूरे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वह। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि समाधान। समाधान का मतलब होता है कि लोगों को दफनाने की जो प्रक्रिया थी। तो आप यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित होंगे, सुने होंगे कि मिस्र के पिरामिड बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर राजकीय समाधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्तियाँ दफनाई जाती थी। तो यहाँ पर एक बात आप देखेंगे कि लोगों को जो पसंद चीज़ें होती थीं वो चीज़ें भी व्यक्ति के मृत्यु के साथ, जब मरने के साथ मृतक व्यक्ति के साथ दफना दिया जाता था। और कुछ कब्रों में तो मृदभांड और आभूषण भी मिले हैं और मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था और पुरुषों महिलाओं दोनों के समाधानों में आभूषण मिले हैं। इसलिए यह बिल्कुल तय हो जाता है कि जो व्यक्तियों के जो पसंदीदा चीज़ें होते थे उसे भी उस समय के लोग दफना दिया करते थे उस व्यक्ति के साथ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान से हुए उत्खनन में पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, है ना, उपरत्न मिले हुए हैं और सैकड़ों ऐसे मनके आभूषण मिले हुए हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। और दर्पण भी, तांबे के दर्पण वगैरह भी मिले हैं, शीशे भी मिले हैं मृतक के साथ और कुछ। परंतु कुल मिलाकर यदि देखा जाए ऐसा, तो यह बात तय होता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ जो आवश्यक वस्तुएं थीं उसे लोग दफनाया करते थे मृतक के साथ। तो ये उस समय की समाधान की प्रक्रिया थी। लोगों को मृतक संस्कार, जिसे आप कह सकते हैं, मृतक संस्कार में दफनाने की प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन में था। अब आप देखेंगे कि विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो विलासिता की वस्तु में आप देखेंगे साथियों कि किस तरीके से बच्चों यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता पहचानने की एक अन्य विधि है यहाँ पर कि भाई लोग उस समय जो धनी संपन्न लोग थे वे विलासिता के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, कौन कौन सी चीज़ें उस समय के लोग यूज़ किया करते थे। तो आइए हम सब यहाँ पर देखें कि जो चक्कियाँ थीं, मृदभांड था, सुइयाँ था, झावा था, इसमें शामिल होते थे, इसमें शामिल माने जाते थे। और पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से रोज़मर्रा की जीवन में प्रयोग करने वाली जो मृदभांड की जो वस्तुएं थीं उन्हें बनाया जा सकता था, विलासिता की वस्तुओं को, और बनाए जाते थे। ये वस्तुएं जो थे सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थीं, क्योंकि पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे और जो खुदाई करने वाले जो इतिहासकार हैं वे कीमती मानते थे ऐसे मतलब बर्तनों को, ऐसे चीज़ों को जो दुर्लभ और महंगी स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से एवं जटिल तकनीकों से बनी होती थीं। तो मतलब जहाँ पे जो भाई सिंपल सी बात है, अगर उसकी किसी भी भाई महंगाई वस्तु क्यों हो जाती है, उसकी कीमत क्यों महंगा हो जाती है, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल उस क्षेत्र में कम पाए जाते हैं, इसीलिए वो वस्तु महंगी हो जाती है। जैसे सोना आज महंगा है, हीरा आज महंगा है, क्योंकि ये मिलते ही कम हैं, एक कम जगह पर होते हैं और इनकी जो प्रोडक्शन है वह बहुत ही कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए जो है सो इनकी कीमतें हमेशा ज़्यादा रहती हैं। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी जो विलासिता की वस्तुएं होती थीं, जो महंगी होती थीं, उनके कच्चे पदार्थ, उसके रॉ मटेरियल हर जगह उपलब्ध नहीं होने पाते थे। तो जो और उसके लिए जटिल तकनीक का प्रयोग किया जाता था, बहुत मेहनत के साथ उसे बनाया जाता था, बहुत बारीकी से बनाया जाता था। और इस तरह से आप देखेंगे कि अनेक पात्र, एक पात्र जो बनाया गया है यहाँ पर, एक पात्र जो आप देख रहे हैं, यह पात्र भी जो है विलासिता की वस्तुओं को इंडिकेट करता है, जो एक विशेष तरह की मिट्टी और पॉलिश से इसे बनाया गया था। आइए हम बात करते हैं इसी क्रम में वहाँ पर
जिस तरीके से रोज़मर्रा के प्रयोग में अनेक वस्तुएं जैसे तकलियाँ, फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती थी वहाँ पे, तो यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में केंद्रित था। छोटे बस्तियों में ये बिरले ही मिलते थे, क्योंकि जैसे सूरकोतड़ा, कोटदेची, कालीबंगा इत्यादि ये सब जो स्थान थे वहाँ पर इतने विलासिता की वस्तुएं नहीं मिलती थी, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे ये मुख्य सिंधु सभ्यता की विकसित शहर माने जाते थे। कि इतिहासकारों ने तो जुड़वां राजधानी भी कहा है इन दोनों को। तो इस तरीके से यहाँ पे महंगे महंगे दुर्लभ वस्तुएं मिले हैं, पदार्थ मिले हैं जो बनाए जाते थे। और उदाहरण के लिए फयान से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होता था, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं। वहाँ सोना भी दुर्लभ और संभवतः आर्स की तरह कीमती था उस समय भी, क्योंकि हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण भूषण संचयों से प्राप्त हुए थे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से लोग उस समय भी प्राप्त किए होंगे। तो जो विलासिता की वस्तुएं थीं वे केवल कुछ ही जगहों से मिलती थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती थी। और इनके रॉ मटेरियल कम थे, लेकिन बनाने के खर्चे इनके ज़्यादा होते थे और छोटे स्थलों, छोटे शहरों में ये न के बराबर पाए जाते थे। तो इस तरीके से शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी अब देखते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को शिल्प उत्पादन के विषय में क्या जानकारी थी। तो देखिए साथियों, हम बात करते हैं कि चनहुदड़ों को जो है चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो से 125 हेक्टेयर की तुलना में एक छोटी सी 7 हेक्टेयर की बस्ती है। मोहनजोदड़ो तो खैर बड़ा था, वह 125 हेक्टेयर में था, लेकिन जो चनहुदड़ो स्थान था वह 7 हेक्टेयर में एक बस्ती था और लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न था। वहाँ पर शिल्प उत्पादन के कार्य ही बड़े स्तर पर होते थे, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मुहर निर्माण करना, बाट बनाना, ये सब कार्य जो है सो चनहुदड़ो में हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त जो पदार्थों की विशेषता उल्लेखनीय है कि जैसे कार्निलियन मतलब सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसे धातुएं, शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पदार्थों व अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ सोने के टोप वाले बर्तन होते थे और ये बहुत महंगे होते थे और ये चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, है ना, ढोलाकार और खंडित अवस्था में मिले हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मनके बनाने की जो व्यवस्था थी उस समय की बहुत ही उन्नत थी। आप ये कुछ बर्तन को देख रहे हैं, ये बर्तन किस तरीके से बहुत ही नक्काशीदार तरीके से बनाए गए हैं, कितने मेहनत इसमें लगे होंगे ज़रा आप इसे देख सकते हैं। ठीक है ना। जो सामने रखी हुई जो जगह है देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, इसके पीछे देखिए ये उसी तरह का बिल्कुल प्लेन है ना, लेकिन इसमें बनाने में कितनी कारीगरी की गई है। उस समय जब हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है तो हम कह सकते हैं कि लोग इस समय अनेक तरह के पदार्थ बनाया करते थे जो महंगे हुआ करते थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो लोगों का तरीका था, सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किया जाता था और ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों में मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले मतलब जो भी इतिहासकार हैं उनके लिए एक पहेली है। उनको भी जानकारी इस तरह की बात पता नहीं चलने पाया है वे कैसे इसका प्रयोग करते थे। और इतिहासकार के द्वारा किए गए प्रयोगों से यह पता चलता है कि जो कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था और पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से उन्हें शक्ल दिया जाता था और जो है सल्क निकाल करके इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई करके, पॉलिश करके, इनमें छेद करके यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चाहे चनहुदड़ों से हो, लोथल से हो और हाल ही में धौलावीरा से इस तरह के उपकरण मिले हैं, इस तरह की चीज़ें मिली हैं। आप देखेंगे कि मानचित्र 1 में कि नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि वहाँ पर 2 बस्तियाँ समुद्र तट के समीप हैं और ये शंख से बनी वस्तुओं जैसे चाहे चूड़ियाँ हों, करछियाँ हों,
है ना, पच्चीकारी हो, वस्तुएं वहाँ पर सम्मिलित हैं और के निर्माण में विशिष्ट केंद्र था, यह ऐसा पता चलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि चाहे चन्होदड़ो हो, लोथल हो, यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने इत्यादि मौजूद थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहरों जो थे केंद्र तक लाया जाता था। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो केंद्र थे, बड़े शहर थे, और चन्होदड़ों से बना करके वस्तुएं बिकने के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही आया करती थी वहाँ पे। तो उत्पादन केंद्रों की पहचान, तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए इतिहासकारों का सामान्यतः अनेक तरह के पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं और त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर मिले हैं। शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक माने जाते हैं वे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था। इन पदार्थों के टुकड़े, कूड़े वगैरह वहाँ से मिले हुए हैं जो फेंके जाते थे, उनके अवशेष खुदाई में मिले हैं। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था और उसे वहाँ पर अवशेष इन सारी चीज़ों के मिले हैं कार्यस्थल पे। और वहाँ पर विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य बड़े स्तर पर हुआ करता था। और इस तरह से लोग जो है अनेक जगहों से अपनी चीज़ों को लाते थे, अनेक जगहों से चीज़ों को लेकर के खरीदते थे, चाहे वो बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने खिलौने के प्रतिरूपों के संकेत हों, चाहे वो वे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे जिनसे ये चीज़ें बनाई जाती थीं, और अनेक स्तर पर जो है सो वहाँ पर नदी मार्गों से, तटीय मार्गों से लोग अलग अलग जगहों पर ले जा कर के बेचा करते थे तैयार किए गए माल को, बने हुए वस्तुओं को, और बेच करके अपनी आय प्राप्त करते थे। और यह आय उनके कमाने का एक जरिया था, और अनेक जगहों पर जो है सो वे इस तरीके की चीज़ों को प्राप्त किया ही करते थे। आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से उपमहाद्वीप तथा उनके आगे से आने वाला माल था। तो हड़प्पा वासी जो थे शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, क्योंकि उस समय नाव से ही, नदी वगैरह से ही पार करके वे नागेश्वर बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित थीं वहाँ पर। और ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे, जैसे अफ़गानिस्तान में सुर्तगोही था, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाली नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत थे। वहाँ पर मणि निकलता था, मणि लाया जाता था अफ़गानिस्तान के सुर्तगोही से। और लोथल के कार्नेलियन, गुजरात के जो भड़ौत जिला है, सेलखड़ी लाया जाता था। और धातु राजस्थान से लाए जाते थे, जैसे तांबा जो था, तांबा आपका राजस्थान में खेतड़ी की खान से वहाँ पर तांबा लाया जाता था, जो बहुत ही प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत से सोने लाए जाते थे, या फिर समुद्रों से निकलने वाली जो मोती वगैरह हुआ करते थे, इन चीज़ों को भी साउथ इंडिया से ही लेकर के आया जाता था, दक्षिण भारत से ही लेकर आया जाता था। तो हड़प्पा निवासी जो थे विभिन्न जगहों से, विभिन्न देशों से भी जुड़े हुए थे व्यापार के माध्यम से। और गणेश्वर जो पूरा संस्कृति का नाम दिया गया है, जो भी संकेत मिला हुआ है वहाँ पर जो राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में, उसे गणेश्वर क्या कहते हैं, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वियों ने क्या नाम दिया है, तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति में मृदभांड, हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे, क्योंकि यहाँ पर तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है, क्योंकि तांबे की खदान था, तो तांबे की वस्तुएं यहाँ पर बनती थीं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा यहाँ से भेजा जाता था, वे इस चीज़ों को यूज करते थे। इस तरीके के आप देख रहे हैं कि लोथल कहाँ है, लोथल है, सुरकोतड़ा है, मेहुला है, हड़प्पा है। तो इस तरह से लोग अफ़गानिस्तान वगैरह से भी चीज़ों को मंगाया करते थे। अब जो अफ़गानिस्तान वगैरह का क्षेत्र जो है सो यही आता है आज के समय में, तो इन्हीं क्षेत्रों से लोग अपना व्यापार करते थे। आप राजस्थान जान ही रहे हैं, राजस्थान कहाँ है, राजस्थान तो भारत में ही है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो राजस्थान से जो है सो लोग यहाँ पर तांबा वगैरह मंगाया करते थे। तांबे से बने हुए वस्तुएं यहाँ पर बड़े संख्या में प्राप्त हुए हैं। साउथ इंडिया से आप जान ही रहे हैं, साउथ इंडिया से बहुत सारी चीज़ें मंगाई जाती थी, जिससे कि लोग अपने जो है सो रहन सहन के लिए इसका यूज किया करते थे। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक नए चीज़ों की, कि किस तरीके के लोग जो है यहाँ पे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क में आए थे। तो हाल ही में आप देख रहे हैं कि खोजी जो तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर से आता था, ओमान से भी लाया जाता था। कहाँ से लाते थे लोग? ओमान से भी तांबा लाया जाता था। कहाँ से? ओमान से। अब समझ रहे हैं आप कहाँ पर? मेसोपोटामिया की सभ्यता देखिए यहाँ पर विकसित थी,
दजला फरात नदी के किनारे यह था मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये लोग बड़े स्तर पर बड़े जगह से चीज़ों को लाते थे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोथल वगैरह है और ओमान वगैरह ये सब, जैसे जो है सो आपका कौन सा एरिया है, तो ये सब जो हैं आपके मतलब कि खाड़ी देश हैं। और खाड़ी देश में ही ओमान वगैरह से जो है सो लोग तांबे वगैरह लाते थे उस समय भी। रासायनिक विश्लेषण ये दर्शाते हैं कि ओमान तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। तो जो दोनों में साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं, जिससे कि दोनों जगह पर के लोग जानकार थे और एक दूसरे के संपर्क में लोग थे। एक विशिष्ट प्रकार की पात्र वहाँ से मिला। पात्र मतलब वहाँ पर एक हड़प्पाई मर्तबान मिला, मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी जिस पर ओमानी स्थलों से मिला है। और यहाँ से प्राप्त मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थीं। इसके लिए इसका यूज ज़्यादातर होता था वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में। और विनिमय मतलब लोग आदान प्रदान जो खरीदने का काम करते थे हड़प्पा निवासी, वो ओमान से भी तांबा का लोग प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व में जो मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं, जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ रोचक बात यह भी है कि मेसोपोटामिया के स्थलों में मिले तांबे में भी निकल के अंश पाए जाते थे। क्या पाए जाते हैं? तांबे में भी निकल के अंश पाए जाते हैं। जो भी मेसोपोटामिया से जो वहाँ पे मिलता था, वहाँ पर आपका जो है सो धातु मिलती थी, उस धातु में तांबे में किसका निकल का भी अंश पाया जाता था। और इतिहासकारों ने खोज में हड़प्पाई मुहरे मिले, उन्हें बाट मिले, पासे मिले, मनके मिले। ये सब यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन है ना, जो बहरीन द्वीप है, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द था, नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, ताकि उनका संपर्क वहाँ से उन क्षेत्रों में था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पाई सभ्यता के लोग आपस में व्यापार के माध्यम से, धातु के व्यापार के माध्यम से, तांबे के व्यापार के माध्यम से, निकल के व्यापार के माध्यम से लोग जुड़े हुए थे। और लोग दूर दराज तक नाव के माध्यम से, जलीय मार्ग के माध्यम से वस्तुएं वहाँ से लेकर के आया करते थे। क्योंकि मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। किसे कहते हैं? नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मुहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्र भी पाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वे मेसोपोटामिया और हड़प्पा के लोग मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो साथियों, इस तरीके से आपने महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देखा, जो किस तरीके से लोग कहाँ से व्यापार किया करते थे, कहाँ से धातुएं लाते थे, और हड़प्पा सभ्यता में जो विलासिता की वस्तुएं वगैरह थीं, जो विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनाए जाते थे, वे कहाँ कहाँ से लेकर के आते थे। तो आपने देखा कि वे अफ़गानिस्तान से शीशा इत्यादि लाते थे, है ना, और राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा निकालते थे, दक्षिण भारत से सोना और सीप वगैरह लाते थे, है ना, सीप वगैरह मतलब मोती वगैरह लाते थे। और यही नहीं, उनका संबंध मेसोपोटामिया के लोगों से भी था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से भी था, क्योंकि वहाँ से भी तांबे और तांबे एक विशेष तरह की जिसमें निकल प्रयोग किया जाता था, लाई जाती थी। तो आप महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देखें, इसी तरह से आप इन चीज़ों को पढ़ते चलें। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, हाँ, मुहरें, लिपि और बाट, ये चीज़ें, मुहरें, लिपि और बाट की क्या विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की, मुहरों का, लिपि का और बाट का। लिपि तो खैर वहाँ पर भाव चित्रात्मक था, भाव समझ करके लोग जानकारी प्राप्त करते थे। मुहरे भी कई जगह पे मिले हैं, वहाँ पर सेलखड़ी वगैरह के भी मोहरे मिले हैं, कुछ धातुओं के भी मोहरे मिली हैं, ठीक ना। और विशेष तरह की बाट का प्रयोग किया जाता था, जो भी कुछ धातु से बने होते थे, कुछ अन्य चीज़ों से बने होते थे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।